So today's topic is what is atomic radius? Very important concept. What is atomic radius? Atomic radius क्या होता है? What is atomic radius? Now अगर देखा जाए तो ये सिंपल है, एक एटम का रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस। इसमें क्या दिक्कत है उसमें? ये एक एटम है, इस एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल तक जो डिस्टेंस है that is atomic radius. So this is atomic radius. So atomic radius क्या है? It is the distance between center of atom or distance between this distance from nucleus to the outermost electronic shell of an atom. ये तो नॉर्मल है एटॉमिक रेडियस, लेकिन क्या हम इस एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं? सो इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। नहीं निकाल सकते हैं इसका एक्चुअल वैल्यू। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? देखो बेटा, एक एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल देखना बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर बिल्कुल, वो एक ऑर्बिटल में, वो वेव है, वो बाहर भी जा सकता है, वो अंदर भी आ सकता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना एटम में बहुत डिफिकल्ट है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक शेल, कोई ऐसा मेथड हमें होना चाहिए जिसके बेस पर हम इस चीज को देखें। सो इलेक्ट्रॉन को देखना बड़ा डिफिकल्ट है, न्यूक्लियस को हम देख सकते हैं। सो एटॉमिक रेडियस का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना इट इज नॉट सो इजी, राइट? सो मैंने दो चीजें अभी तक बताई। पहले सिंपल डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ एन एटम। फिर मैंने दूसरा पॉइंट कहा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ atomic radius of an atom cannot be calculated because it is very difficult to locate an electronic shell. क्योंकि वेव है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मूव कर सकता है। वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट इट। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम को देखना बड़ा मुश्किल बात है, तो इलेक्ट्रॉन को देखना तो और ही। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर भी उसको देखने के लिए लाइट चाहिए, लाइट डालेंगे उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो वो मैंने पहले ही कहा था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ एन एटम। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। फिर हम एटॉमिक रेडियस को कैसे निकालते हैं? सो इसलिए हम एटॉमिक रेडियस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिये में पढ़ते हैं। अगर कभी भी आपको एटॉमिक रेडियस आएगा तो एटॉमिक रेडियस की तो डेफिनेशन यही है, लेकिन कैलकुलेट करना है तो हमें तीन रेडिये है हमारे पास, याद रहे। एक है कोवेलेंट रेडियस, जो हम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। सो एथेंटिक है, ये हम निकाल सकते हैं, ये अब हमने पढ़ना है। सो एटॉमिक रेडियस is studied under three headings: covalent radius, दूसरा metallic radius, तीसरा van der Waals radius। van der Waals radius, करेक्ट। अब ये समझ आए ना, एटॉमिक रेडियस को डायरेक्टली हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम ये क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज एटम का न्यूक्लियस को तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं। तो इसलिए इसको पढ़ने के लिए हमें डिफरेंट रेडिये को पढ़ना पड़ेगा। दैट इज कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, van der Waals रेडियस। देयर इज वन मोर आल्सो, लेकिन वो अलग ही पढ़ेंगे हम। आयनिक रेडियस, वो सेम ही है ऐसे, आयनिक रेडियस, दो मैंने अलग ही किया। ये तीन हमने भी करने हैं। अगर आपको कभी भी कंपैरिजन करना है एटॉमिक रेडियस का, तो आप सबका कोवेलेंट रेडियस कर सकते हैं, आप सबका मेटालिक रेडियस कर सकते हैं, आप सबका van der Waals रेडियस ले सकते हैं।
इनमें कंपैरिजन होता है। सबसे ज्यादा जब एटॉमिक रेडियस की बात आती है तो कोवलेंट रेडियस की बात ही हम करते हैं, जिनके वैल्यूज वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब एक एक करके हम इनको स्टडी करना है। तो सबसे पहला क्या है, आप कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस अब हमने देखना है। सो व्हाट इज कोवलेंट रेडियस? कोवलेंट रेडियस बेसिकली क्या होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में निकाला जाता है। H2 कोवलेंट मॉलिक्यूल, O2, N2, सिमिलर एटम्स में ये रेडियस निकाला जाता है। सपोज मैं H2 लेता हूं, पूरे ध्यान से देख लीजिए पहले, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूं। दो हाइड्रोजन के एटम्स है, मान लीजिए ये क्या हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, साथ है H2 बनाया है। अब इस हाइड्रोजन में भी न्यूक्लियस है, इस हाइड्रोजन में भी न्यूक्लियस है, राइट, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन दोनों में है, एक एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम देख भी नहीं सकते। एक मैकेनिज्म है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, NMR टेक्निक उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, NMR टेक्निक, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक लिख सकते हो। इस टेक्निक से हम जब मान लीजिए जैसे एक्सरे से हम देखते हैं, एक्सरे से हम क्या करते हैं, जब एक्सरे डाले जाते हैं बोन्स में से एक्सरे पास नहीं होती है, तो बोन्स की जगह वो शेड आ जाती है हमें, अगर क्रैक है तो उसके पास हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है उसके बेस पर। सेम इज द केस हियर। जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, हम मान लीजिए हाइड्रोजन गैस हमने लिया किसी जगह पर, तो एनएमआर टेक्निक से हम देखते हैं तो हमें ऐसे दिखेगा दूर से। अब कोई बता सकते हैं दो दो डॉट्स क्या है? शाबाश, ये जो दो, हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, राइट, ये न्यूक्लियर दो है। जो H2 मॉलिक्यूल यहां पर मैंने कहा ना अभी, H2 मॉलिक्यूल यहां पर, इसको बाहर वाले को छोड़ दो, ये तो दिखेगा नहीं, ये भी तो दिखेगा नहीं, तो वहां क्या बचा, वहां बचा सिर्फ और सिर्फ ये दो डॉट्स। सो न्यूक्लियर को हम देख सकते हैं। अब हम जब न्यूक्लियर को हमने देखा, अब हम खुद बता सकते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड मान लीजिए ऐसे H है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का शेल है इमेजिनरी, और इस न्यूक्लियस के अराउंड भी एक इमेजिनरी शेल है, करेक्ट। हम देखेंगे क्या चीज, न्यूक्लियर को देखेंगे। अब जरा ध्यान से देख लो, जो ये न्यूक्लियर को हमने देख लिया, इन न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस भी तो हम मेजर कर सकते हैं। जब किसी चीज को देखा तो मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस का हाफ अगर हम ले लें, इस डिस्टेंस का हाफ ले लें, आधा इसका होगा आधा इसका होगा। सो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगी, या यहां से लेके इस सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी, इसको हम रेडियस मानते हैं। क्योंकि देखो बेटा, न्यूक्लियर दो के बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये दोनों न्यूक्लियर के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी का हाफ ले लेंगे ना, आधा इसका और आधा इसका। आल्दो ये कम होगा असली न्यूक्लियर से, बताओ क्यों? देखो कैसे, असली न्यूक्लियर असली से कम क्यों होगा? ये एक एटम है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शेल दिखा रहा हूँ, ये आगे पता चलेगा ओवरलैपिंग होती है दूसरे शेल के साथ, तभी मॉलिक्यूल बनता है। अब ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के, मैंने कहा इन दो न्यूक्लियर के बीच में आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, और इसी का हाफ कर लीजिए। तो फिर यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, या यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, यही है ना कोवलेंट मॉलिक्यूल का रेडियस, दैट इज कोवलेंट रेडियस। जब ओवरलैपिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सो ये कोवलेंट रेडियस है। अब आप बता सकते हो कोवलेंट रेडियस क्या है, सिंपल, शाबाश, इन दो न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस उसका, शाबाश, उसका क्या, हाफ। हाफ। सो अगर देखा जाए तो एक्चुअल से थोड़ा कम आ रहा है ना, ये देख लो एक्चुअल से कम आ रहा है या नहीं, यहां से यहां तक मैं इसको मेजर कर रहा हूं, यहां से यहां तक ही।
असली होना चाहिए था ना यहां तक, समझ आ रहा है ना। लेकिन ये हम निकाल सकते हैं, एक्चुअल हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए रिलाई करते हैं इसी चीज पर, इसलिए यही मानते हैं हम, नॉर्मली यही चीज मानते हैं हम एटॉमिक रेडियस। अगर आपको कभी एटॉमिक रेडियस देना है तो कौन सा रेडियस देना पड़ेगा आपको? शाबाश, कोवेलेंट रेडियस। अब आप बता सकते हो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या है? शाबाश, जो मैंने भी बताया। शाबाश शाबाश, जो दो न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस है उसका उसका हाँ। हाफ। तो यही तो लिखना है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, internuclear distance, half of the internuclear distance between two atoms, यानी टू सिमिलर एटम्स होने चाहिए। अगर एक बड़ा होगा एक छोटा तब भी नहीं निकल सकता है, तब गलत आएगा। तब हाफ, अगर एक छोटा है सपोज, एक बड़ा एटम है, तब कैसे निकल सकता हाफ? इसका हाफ तो इधर आएगा, तब तो आएगा नहीं। इट शुड बी सिमिलर, जब सिमिलर होंगे साइज वाले तभी, मतलब O2 N2 H2 Cl2 Br2 ऐसे मॉलिक्यूल्स, HCl में नहीं निकाल सकते। So now what is covalent radius? शाबाश, सारे बोलेंगे शाबाश। What is covalent radius now? Half of intermediate distance between two similar Half of the atoms. distance between the two atoms. अरे बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, कितने अच्छे बच्चे हो सच में आप। तो यही लिखना है हमने, हाफ ऑफ, मगर समझ आना चाहिए, बाकी तो डेफिनेशन तो आसान है। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, मगर वो सिमिलर एटम्स कहाँ होने चाहिए? मॉलिक्यूल में, इन कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कोवलेंट मॉलिक्यूल आप अभी पढ़ेंगे आगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दो सिमिलर एटम्स के बीच में जो है उसका हाफ, दैट इज एटॉमिक रेडियस, दैट इज कोवलेंट रेडियस। सो कोवलेंट रेडियस की एक फॉर्मूला भी बन गई, कोवलेंट रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सिंपल। करेक्ट, कोई शक इसमें? देखो बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स का, अगर ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इनकी जो डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ये 74 पिकोमीटर देखी गई एक्सपेरिमेंटली। तो फिर मुझे बता सकते एटॉमिक रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन का? 37 पिकोमीटर। करेक्ट। क्लोरीन का होता है बेटा, क्लोरीन का 198 पिकोमीटर होता है। सो क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस फिर बड़ा है, तो इससे कोवलेंट रेडियस क्लोरीन का, पहले मैंने हाइड्रोजन का बताया 74/2, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 37 पिकोमीटर, और कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम अगर मैं ले लूं 198/2, दैट इज 99। तो पहला रेडियस आपको समझ आया जो हम सच में निकाल सकते हैं, ऑल्दो इट इज स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल एटॉमिक रेडियस, बट it is very easy to calculate covalent radius. So when we are asked to denote atomic radius, we denote it by covalent radius. Maximum times covalent radius ही हम देते हैं, correct? So covalent radius क्या है आप? It is half of या half the internuclear distance between two similar atoms in a covalent molecule. अब इसके बाद दूसरा, उसको बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। Now what is van der Waals radius? Van der Waals radius क्या है मतलब? देखो बेटा याद रहे, दिस वे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही में लेता हूं, इससे समझ आ जाएगा। आई एम टेकिंग अगेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम। फिर मैं एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेता हूं, हजारों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे हों, हाइड्रोजन गैस अगर मैं ले लूं, करेक्ट। अब एक और ले रहा हूं,
देखो बेटा, जो नजदीक होंगे ना उनको हमने कंसिडर करना है, जो नजदीक मॉलिक्यूल होंगे, जो सबसे नियरेस्ट होंगे। जरा मुझे बताओ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, करेक्ट? इसको मुझे देखना नहीं, इसका और इसका। अब अगर मॉलिक्यूल, जो दो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, सपोज मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये मॉलिक्यूल, मैं बाद में बताऊंगा नजदीक कब आएंगे। जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे मॉलिक्यूल्स, उनके जो नजदीक एटम्स होंगे, देखो ध्यान से बेटा, ये एटम और ये एटम, यहां से इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका जो हाफ होगा, लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक, इस रेडियस को ही बोलते हैं हम वैन डर वाल्स रेडियस। अब कोई एक्सप्लेन कर सकता है वैन डर वाल्स रेडियस क्या है? शाबाश। हाँ, Half of intermediate distance between two different covalent molecules. Two similar atoms of different या nearest neighboring molecules. सिमिलर एटम होते हैं ये भी, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का है, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का है। समझ आया? अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हैं। समझ आ रहा है? दो सिमिलर एटम्स होने चाहिए, मगर नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो उनमें कोई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ जो है, वी कॉल वैन डर वाल्स रेडियस। अब बताओ, वैन डर वाल्स रेडियस बड़ा होगा एक्चुअल रेडियस से या कम होगा? कोवलेंट रेडियस कम था, वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा ऑब्वियसली। और ये क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में आता है। 3 रेडियो वहां पर गिवन होते हैं, और भी पता चलेगा एक और भी, फिर इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होता है, वहां पर आपको करेक्ट वाला आंसर देना होता है। अभी आपको ये समझ आया, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कौन सा रेडियस होता है? वैन डर वाल्स Radius. अगर मैं कहूं वैन डर वाल्स रेडियस को डिफाइन कर लो, क्या होगा डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, है तो सिमिलर एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वो मॉलिक्यूल नियरेस्ट नेबर्स होने चाहिए। ये और ये के बीच में नहीं देखेंगे, इन दो के बीच में नहीं देख सकते। अब आप बताएंगे ये नजदीक कब आएंगे, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फिक्स रहेगा ना। फिर हमने देख लिया रेडियस, फिर हम दूसरे 5 सेकंड के बाद देख रहे हैं और नजदीक आ रहे हैं मॉलिक्यूल, फिर तो चेंज हो जाएगा ना। तो हमने क्या देखना है? सबसे नजदीक जो मॉलिक्यूल्स होंगे। और आपको पता है सबसे नजदीक कब होते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स? शाबाश। पार्टिकल्स नजदीक किस में होते हैं सबसे ज्यादा? गैस में, लिक्विड में, या सॉलिड में? सॉलिड में। बहुत अच्छा। सो फिर गैस को हमने क्या बनाना पड़ेगा नजदीक लाने के लिए? सॉलिड। बहुत अच्छा बेटा, सॉलिड बनाना पड़ेगा। सो अब डेफिनेशन में थोड़ी चेंज आ गई ना। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द internuclear distance between two similar atoms of two nearest neighboring molecules in the which state? Solid state. This is very important. अगर कोई बताएगा सॉलिड स्टेट क्यों, तो आपको आंसर होना चाहिए क्योंकि नियरेस्ट हमने करना है, नेबर्स बनाए, बिल्कुल नजदीक आना, नजदीक तो सॉलिड स्टेट में आएंगे। जब गैस सॉलिडिफाई होगा तब मॉलिक्यूल जब नजदीक नजदीक आएंगे, तब हम देखेंगे जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स है दो मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट, उनके बीच में जो डिस्टेंस उसका हाफ, दैट इज। देखो बेटा, इसका भी वही चीज है जैसे हाइड्रोजन का वैन डर वाल्स रेडियस में दिखा लूं, कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं। वैन डर वाल्स रेडियस आपको वैल्यू नहीं आएगा वहां पर, सिर्फ यही चीज आएगा, हाफ ऑफ 240 is internuclear distance, so 120 picometer is van der Waals radius of hydrogen, while 37 is covalent radius of hydrogen. ये भी लेते हैं हम,
आल्दो जो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, आगे इससे प्रॉपर, जब मैं एटॉमिक रेडियस की बात करना, आपके दिमाग में सिर्फ रहना चाहिए क्या चीज, कोवेलेंट रेडियस। हम कंपैरिजन करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस में ही करेंगे, लेकिन वैन डर वाल्स रेडियस में भी अगर कंपैरिजन करेंगे फिर सबका वैन डर वाल्स रेडियस ही लेना पड़ेगा, तब भी सेम ट्रेंड्स आएंगे जो हमें आगे ट्रेंड्स पढ़नी है। राइट, ये दूसरा था, क्या था ये, वैन डर वाल्स रेडियस। पहला क्या था, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है वैन डर वाल्स रेडियस, और तीसरा अब करना है हमने मेटालिक रेडियस। तीसरा एंड लास्ट है मैन, वो तो आयनिक तो इजी है, मेटालिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस समझने के लिए आपको बेटा समझना पड़ेगा मेटेलिक बॉन्ड पहले, मेटल्स में कैसा बॉन्ड होता है। ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ समझने के लिए। जो भी कोई मेटल होता है, या ध्यान से देख लीजिएगा, अब मैं मेटल एक ले रहा हूं यहाँ पर, मेटल एटम्स का बना होता है, लेकिन एटम्स एक साथ होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स से होते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपने 9th क्लास में, इवन 10th क्लास में, शायद 9th 10th में पढ़ा भी होगा कि एक होता आयनिक कंपाउंड जिसमें एक लूज करता है, गेन करता है, एक होता कोवेलेंट कंपाउंड, एक होता, लेकिन जो मेटल्स होते हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट ओनली इन मेटल्स। अब ये होता क्या है, पहले मैं दिखाता हूं। ये मेटल के एटम्स है, ध्यान से देख लीजिए। अब इन मेटल के एटम्स को एक साथ कौन रखता है, आपके सामने कोई भी मेटल नजर आ रहा है, आयरन आ रहा है नजर, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जो भी जिंक है, इन मेटेलिक एटम्स में कौन सा चीज जो इनको साथ रखता है, राइट, एक साथ इनको कौन सा चीज रखता है, इसके लिए एक थ्योरी दी गई। अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, जिस थ्योरी की मुझे यहाँ जरूरत है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल थ्योरी, याद रहे, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना हमने, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल थ्योरी है इस थ्योरी का नाम, जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल थ्योरी के मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है। ऑल्दो ये मेटल बॉन्ड शॉन्ड कुछ नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आपको, सिर्फ मेटालिक रेडियस की बात करते हैं। सपोज ये सोडियम मेटल, सोडियम पोटेशियम मेटल, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, कोई भी, लेट अस टेक इट सोडियम। सोडियम, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, याद रहे मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ओनली, गेन नहीं कर सकते हैं मेटल, तो ये सारे मेटल के एटम्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। बता, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बनाएगा, देखो बेटा यहाँ पर सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बनाता है Na+ आयन, करेक्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता, प्रोटॉन की चार्ज ज्यादा होती है, प्रोटॉन की चार्ज आ गई है इसमें। मान लीजिए सोडियम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Na+ बना, इसने भी प्लस बनाया। सो इसका मतलब है जो मेटल आप देख रहे हैं इसमें सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन टाइप होते हैं। ये एक थ्योरी है, इससे भी बढ़िया थ्योरीज है आगे हमें पढ़नी, एक है बैंड थ्योरी है दूसरी, लेकिन अभी हम इस थ्योरी की बात कर रहे हैं। सो क्या करते हैं मेटल्स, शाबाश, लूज करते हैं, फिर क्या बनते हैं ये, फिर क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव बनेंगे। जब ये पॉजिटिव बनेंगे तो इनमें रिपल्शन होना चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो फिर ये स्टेबल कहाँ होगा, फिर स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, तो दूर जाएंगे। लेकिन मेटल तो स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये इको क्यों आ रहा है, समझ आ रहा है आपको? यस सर। अब जो इलेक्ट्रॉन इनने लूज किया, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया इन एटम्स ने, वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उन्होंने, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता है, वो इधर ही रहता है। यही इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी का पॉइंट, ध्यान सुनो। जो इलेक्ट्रॉन ने लूज किया वो इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहता है, और इन मेटल्स जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बने इनके बीच में घूमते रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गैस है, समझ लीजिए गैस है इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे 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 बीच में, ये गैस की टाइप इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव आयंस के बीच में क्या करते हैं,
मूव करते घूमते रहते हैं। सो अब दो पॉजिटिव के बीच में क्या आ रहा है? दो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? Electrons. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गैस, इलेक्ट्रॉन गैस। तभी आप यहाँ साइड में देख लो, मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल थ्योरी। ये समझ लीजिए, जैसे सपोज मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको, मान लीजिए खीर बनाते हैं ना घर में, अगर खीर में बादाम डालेंगे, बादाम उससे बंद हो जाते हैं ना, बादाम अलग अलग जगहों पर डालेंगे तो खीर उसको बंद करके रखता है ना, ठीक है ना। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गैस में जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस मींस नेगेटिव चार्ज यहां से भी पॉजिटिव को खींचता है, यहां को से भी पॉजिटिव को खींच के रखता है। इसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक। अगर मैं कहूं मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर लो, बताओ डेफिनेशन बताओ, मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गैस और प्रोटॉन। ना, प्रोटॉन नहीं है ये बेटा, पॉजिटिवली चार्ज एटम, इनको बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। हाँ, यही याद रखो, पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम्स को बोलते हैं, आयंस को बोलते हैं कर्नल्स यहाँ पर। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन गैस इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। हमें मेटालिक बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, मैंने ये समझाया आपको कि एक मेटल में कैसे एटम्स होते हैं। हमें क्या करना है? मेटालिक रेडियस। अब तो आना चाहिए आपको। अब देख लो, इसी मेटल को मैं अब दोबारा से ले रहा हूं यहाँ पर समझने के लिए, आप अपना रेडियस। अब आपको पता है ये एक कर्नल है, ये भी एक कर्नल है, ये भी एक कर्नल, ये भी एक कर्नल है, ये भी कर्नल, ये कर्नल्स है, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है, राइट। इसके पॉजिटिव में थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि मुझे चाहिए इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, नियरेस्ट कर्नल, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका क्या निकालेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको हाफ। न्यूक्लियस को तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी न्यूक्लियस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका हाफ निकालेंगे। सो जो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? शाबाश, मेटालिक रेडियस। गुड। अब डिफाइन कर लो मेटालिक रेडियस भी। शाबाश। इट इज डिफाइंड एज Half of the distance. हाँ, Half of intermediate distance between nucleus of two kernels. two nearest neighboring kernels in the metallic crystal, in the metal. Simple, correct। अगर मैं क्लोरीन का ले लूं, क्लोरीन या सोडियम लेता हूं, सोडियम, क्लोरीन तो मेटल है नहीं, सोडियम का 361 ऑलमोस्ट 190 पिकोमीटर होता है इसका मेटालिक रेडियस। सोडियम का मेटालिक रेडियस 190 पिकोमीटर। लेकिन सबसे बड़ा अब तब भी कौन सा होगा, ये आप याद रख लीजिए, वान डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा रेडियस आएगा? मेटालिक रेडियस। और लास्ट में कौन सा रेडियस आएगा? Covalent radius. Covalent. सिंपल, 3 डेफिनेशंस पढ़ने हैं, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने करनी इसी के बेस पर, इसलिए इस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आज मैंने स्टार्ट किया, पहले बताया मैंने सिंपल रेडियस, atomic radius, size, distance between nucleus to outermost electronic shell, but it's very difficult to calculate it as we cannot locate outermost electronic shell, although we can locate nucleus. Therefore, atomic radius is studied under 3 headings: covalent radius, metallic radius, and van der Waals radius, also ionic radius. Covalent radius is simply covalent bond में जो दो atoms होंगे, similar atoms, उनके बीच में जो internuclear distance का half, that is covalent radius. Then there is van der Waals radius. It is again half the internuclear distance between two similar atoms, but those similar atoms must be atoms of different molecules, nearest neighboring molecules. सबसे ज्यादा होता है van der Waals radius, and ultimately metallic radius क्या होता है? Half the internuclear distance between two nearest neighboring kernels present in the metallic crystal or metal. तो
ये रेडियस हो गया. व्हाट इज रेडियस? कल मुझे नाउ लिसन हियर,